सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय 13 सुखी राजकुमार जो एक कहानी है, हम लोग उसे आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुखी राजकुमार का हम लोग पिछले वीडियो में विस्तार से पाठ किए थे और हम लोग इस वीडियो में इसका सार समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसका सार पढ़ना। सुखी राजकुमार की प्रतिमा नगर के उत्तर में एक ऊंचे खंभे पर स्थापित थी। उसकी मूर्ति पर सोने का हल्का पत्र मढ़ा था। आंखों में दो चमकदार नीलम थे और तलवार की मूठ में एक बड़ा सा लाल जरा था। वो मूर्ति बहुत सुंदर थी। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन एक गौरैया शहर में आई और रहने की जगह ढूंढने लगी। वो मूर्ति देखकर वहां आ गई। वहां काफी हवा आ रही थी। उसे शांत अच्छा लगा और वह मूर्ति के पैरों के पास उतर गई। जैसे अपने सोने के लिए पंखों में अपना मुंह छिपाया, उस पर पानी की एक बूंद गिर पड़ी। वह चौंक गई। बादल नहीं है, फिर भी पानी बरस रहा है। तभी दूसरी बूंद गिरी। उसे गुस्सा आ गया और वहां वहां से जाने लगी। तभी तीसरी बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा तो राजकुमार की मूर्ति से आंसू बह रहे थे। उसका भोला चेहरा देखकर गौरैया को दया आ गई। उसने राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो? मूर्ति ने कहा, मैं सुखी राजकुमार हूँ। गौरैया ने पूछा, फिर तुम क्यों रो रहे हो? राजकुमार ने बताया, जब वो जीवित था तो वो महल में बड़े आनंद से रहता था। उसे किसी दुख के बारे में नहीं पता था। मैं उद्यान में घूमता था, किंतु मैंने कभी झांक कर बाहर नहीं देखा। मृत्यु के बाद मुझे उसे इस ऊंचे खंभे पर स्थापित कर दिया है, जहां से मैं सारे नगर को दुख दर्द देख सकता हूँ। जस्ते का हृदय होने के बाद भी वह दुख से फटा जा रहा है। बुढ़िया ने धीरे से कहा, तो राजकुमार ठोस सोने का नहीं है। यहाँ लेखक ने कर्मचारियों की बेईमानी पर व्यंग किया है। मूर्ति बोली कि दूर एक टूटे मकान में एक स्त्री बैठी है और बहुत कमजोर है। उसका हाथ सुई के घाव से घायल है। उसका पुत्र बुखार में तड़प रहा है, परंतु फिर भी वह काम कर रही है। तुम मेरी तलवार मुझ से ना लिखाकर उसे दे आओ। रोये ने कहा कि मुझे दक्षिण जाना है। वहां मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अभी वह नील नदी पर उड़ रहे होंगे। फिर उसने मिस्र के राजाओं के मकबरों की सुंदरता की तारीफ की। फिर राजकुमार ने के बार बार आग्रह करने पर उसे दया आ जाती है और वो लाल लेकर चल पड़ती है। उड़ते समय वह गिरजाघर और महल के ऊपर से जाती है। गिरजाघर पर देवदूतों की सफेद संगमरमर की मूर्तियां थी। महल पर एक किशोरी अपने कंधे पे हाथ रखे हुए आई। वह अपने नृत्य के वस्त्रों के बारे में बताती है और वस्त्र बनाने वाले पर देरी का इल्जाम लगाती है। नदी के ऊपर से उड़ते समय गौरैया जहाज के शिखरों पर लटके आकाशदीप देखती है। अंत में वह उस घर पर पहुंचती है। वहां देखती है कि बच्चा बुखार से तड़प रहा है और ऐसी थककर सो गई है। वह लाल को मेज पर रख देती है और उड़कर बच्चे को पंखों से हवा करने लगती है। बच्चा खुद को अच्छा महसूस करता है। वह वापस राजकुमार के पास आती है और कहती है, मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही। राजकुमार कहता है, क्योंकि तुमने एक भलाई का काम किया है। अगले दिन गुड़ैया सारा दिन घूमती है। शाम को जब वह मिस जाने के लिए तैयार होती है तो राजकुमार उसे फिर से रुकने आग्रह करता है और करीब कलाकार को अपनी आंखों का एक नीलम निकाल कर देने के लिए कहता है, क्योंकि वह भूखा है और ठंड के कारण वह काम भी नहीं कर पा रहा है। वह कहती है कि मिस देश में सब मेरी परीक्षा कर रहे होंगे और कल सब साथी दूसरे प्रपात पर उठ जाएंगे। वह राजकुमार को में नान के देवता के बारे में बताती है। राजकुमार के बहुत आग्रह करने पर वह एक नीलम कलाकार के घर रख आती है। कलाकार उसे अपनी कला का मूल्य स्थान का प्रशंसक का उपहार समझता है। अगले दिन चांद उगने पर गौरैया फिर से राजकुमार से विदा मांगती है। राजकुमार द्वारा रुकने को कहने पर वह उत्तर देती है कि यह ठंड पड़ रही है और मिस्र में बहुत गर्मी और अच्छा मौसम होगा। राजकुमार को कहता है कि नीचे गली में एक लड़की का सारा सामान नाली में गिर गया है। वह गरीब है और खाली हाथ का घर जाने पर उसका पिता उसे मारेगा। उसे
दूसरी आंखें का निलम दे आओ। गुड़िया कहती है कि तब तो तुम अंधे हो जाओगे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। किंतु राजकुमार की आग्रह पर वो लड़की को नीलम दे आती है। अब गुड़ैया राजकुमार के साथ ही रहने का वादा करती है। राजकुमार उसे मिस्र देश के जाने को कहता है, किंतु गुड़ैया मना कर देती है। राजकुमार के कंधों पर बैठ कर उससे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है। राजकुमार कहता है कि मुझे नगर के दुख दर्द के बारे में बताओ। गुड़ैया शहर में उड़ती है, वह महलों गलियों में देखती है, भूखे बच्चे के चेहरे लटके हुए हैं। पुलिस के नीचे दो ठंडे सिकुड़ते बच्चे को चौकीदार बारिश में भी भगा देता है। गुड़ैया आकर राजकुमार को सब हाल बताती है। राजकुमार अपने शरीर के सोने के पत्र निकाल कर गुड़ैया गरीबों और दुखियों की मदद कर देता है। सारा सोना निकलने पर राजकुमार बाधा लगने लगता है, किंतु उसे खुशी है कि वह लोगों का दुख दूर कर पाया। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी और गोरैया ठंड से अकड़ कर मर जाती है और राजकुमार के पैरों में ही गिर जाती है। इस समय राजकुमार जस्ते का दिल चटक जाता है। अगले दिन मेयर राजकुमार की मूर्ति देखता है और भद्दी लगने के कारण मूर्ति वहां से हटा दी जाती है। उसे भट्टी में गलाया गया। मेयर ने अन्य सदस्य से झगड़ते रहे कि वहां हमारी मूर्ति लगनी चाहिए। लोहा गलाने वाले मक्खन खाने का मिस्त्री हैरान था कि जस्ते का दिल भट्टी में नहीं गल रहा है। वह उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। वहीं गुड़िया की लाश भी पड़ी है। इस पर देवदूत से कहता है कि मेरे नगर के दो सबसे मूल्यवान वस्तु ले आओ। देवदूत यह जस्ते का दिल और गुड़िया का लाश ले जाता है। वह कहता है बिल्कुल ठीक चीज लाए हो। मेरे स्वर्ण के डाले पर यह गौरैया सदा रहेगी और राजकुमार सदा मेरे उपमन में विहार करेगा। और इस तरह से इस कहानी का जो है सार समाप्त हो चुका है। अब सारे प्रश्नों का उत्तर मानने की कोशिश करें। यहाँ पे पाठगत प्रश्न 13.1 दिया गया है और यहाँ पे पाठगत प्रश्न 13.2 दिया गया है और यहाँ पे पाठगत प्रश्न 13.3 दिया गया है और यहाँ पे पठान प्रश्न दिया गया है और यहाँ पे उत्तरमाला है। पहले सारे प्रश्नों का उत्तर खुद सुनाने का प्रयास करें, फिर उत्तरमाला का सहायता लें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।